प्रिय मित्रों, अ, अभी तक का जो ट्यूटोरियल हमने किया है उसमें हमने देखा कि हमने एक सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्शन के ऊपर मॉडल बनाया और मॉडल सक्सेसफुली लर्निंग पार्ट पूरा हुआ और मॉडल को हमने एक्यूरेसी भी डिटेक्ट किया और वो सेव भी कर लिया मॉडल को। ये मॉडल सेव हुआ है, तो ये जो मैसेज आ गया है और हमने सेव किया है मॉडल को सस्पिशियस ह्यूमन एक्टिविटी डिटेक्शन डॉट केरास। कोई भी टेंसर फ्लो या केरास का मॉडल जब हम सेव करते हैं फाइल में तो एक्सटेंशन डॉट केरास लिखते हैं। तो मॉडल को सेव करने का फ़ायदा होता है कि कहीं भी उस फाइल को ले जा करके, मॉडल वाली फाइल मतलब डॉट केरास वाली फाइल को ले जा करके हम उस मॉडल को के आधार पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन सा वीडियो किस टाइप का है। जैसे हम लोगों के केस में सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्शन के बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कहीं भी, मतलब जिस कंप्यूटर पर लर्न किया उसी पर जरूरी नहीं, उस डॉट केरास फाइल को कहीं भी ले जा करके और उसको इनपुट देंगे हम कोई वीडियो फाइल, तो वो प्रेडिक्ट कर देगा। तो ये फ़ायदा होता है मॉडल को सेव करने का। और अ, अ, आगे हम बात करेंगे वीडियो अनोटेशन के बारे में। जैसे हमने वो डिटेक्ट तो कर लिया, और लेकिन हमको चाहिए कि जो वीडियो वो डिटेक्ट करे और वीडियो में ही जो है एक फाइल बनाए जिसमें वो किस क्लास का वीडियो है, मतलब वो फाइटिंग क्लास का है या वंडलिज्म क्लास का है या स्टीलिंग क्लास का है, किसी मतलब किस तरह की एक्टिविटी को डिटेक्ट कर रहा है, तो वो लिख करके आए वीडियो फ्रेम में ही। तो इसको कहा जाता है वीडियो एनोटेशन, मतलब कोई टेक्स्ट को किसी वीडियो में लगा देना, तो इसको एनोटेशन कहा जाता है। उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। अभी कुछ और जुपाइटर के बारे में हम बता दें। इस जुपाइटर नोट्स में हमने 3 तरह का यूज किया है। ये जो सेल है, ये कोड वाली सेल है जिसमें हम एक्चुअल कोड होता है रन कराते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये कोड लिख के आया कोड। लेकिन ये जो सेल है अभी, ये जो एक्यूरेसी एंड सेविंग वाली, तो ये मार्कडाउन सेल है। देखिए ये मार्कडाउन सेल है। ये मार्कडाउन सेल का मतलब कि इसमें इसमें हम जो टेक्स्ट लिखते हैं उसको HTML फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि इसका फॉन्ट बड़ा है, और ये ऐसे हुआ है कि अगर हम यहाँ पर डबल क्लिक कर दें तो देखिए ये एक्चुअली ऐसे लिखा गया है। एक जो हैश हमने दे दिया, हैश की वजह से इसने जो है हैश के आगे जो भी लिखा हुआ है उसको ये जो है ब्लू में और थोड़ा डार्क कर दिया। और जब इसको हम दिखाएंगे तो ये जो है लार्ज फॉन्ट में दिखाता है। तो HTML इसमें हम HTML का कोड डालकर अपने डॉक्यूमेंटेशन को और थोड़ा क्लियर कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। अभी हमने केवल बोल्ड करके ब्लू किया हुआ है। तो ये जो सेल है, ये दूसरी टाइप की सेल, ये मार्कडाउन सेल है जो जिसमें हम HTML का कोड डाल सकते हैं। उसके अलावा एक तीसरे तरह का सेल होता है। ये जैसे ये सेल है, ये वाली, ये कोडिंग का नहीं है, ये भी डॉक्यूमेंटेशन का है, लेकिन ये रा सेल है। रा तो हम जब कोई भी कोड लिखते हैं, और जब तो 3 तरह का ऑप्शन होता है कि इस सेल में कोड लिखा जाएगा, कि मार्कडाउन लिखा जाएगा, कि रा सेल। रा सेल भी डॉक्यूमेंटेशन ही होता है। तो हमारे पास तीनों ऑप्शन है। कोड जहाँ लिखना हो वो उसमें कोड जो है हम लिखते हैं। बाकी जो है 2 तरह के, मार्कडाउन और राजो सेल जैसे ये है, इसमें हम मतलब इसको बोल्ड और कलर वगैरह नहीं डाल सकते। इसमें जैसे टेक्स्ट लिखेंगे वैसे ही लगेगा, लेकिन ये सब सेल रन नहीं करेंगे। रा सेल और मार्कडाउन रन नहीं करेंगे, ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए रन करता है जो कोड वाला। जैसे ये सेल है, जैसे अभी इसको हमने ये क्लिक किया तो यहाँ पर ये जो सेल है ये कोड वाली है, लिख के भी यहाँ पर कोड टाइप का दिखा रहा है। तो जुपाइटर में ये फैसिलिटी है कि हम डॉक्यूमेंटेशन भी हम डाल सकते हैं। अब हम आते हैं वीडियो एनोटेशन वाला जो कोड है और कुछ फीचर्स हैं वो बताते हैं।
सबसे पहले ये समझिए कि ओपन सीवी जो मॉड्यूल है या जो लाइब्रेरी है CV2 जिसको हमने इंपोर्ट किया था, तो ये फाइल या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। इसमें डॉट ऑपरेटर लगाकर वीडियो राइटर मतलब कि एक ये क्लास है इसके अंदर, और इस क्लास को इनिशियलाइज करेंगे तो इसका कंस्ट्रक्शन जो वही नाम से जो है फंक्शन होता है वही हम कॉल कर लेंगे, तो ये इनिशियलाइज होता है। तो वीडियो राइटर वो क्लास होता है, CV2.वीडियो राइटर क्लास होता है ओपन सीवी लाइब्रेरी का, जो इमेजेस को सेव करता है, सेव इमेजेस सिक्वेंसर और वीडियो स्ट्रीम्स इनटू ए वीडियो फाइल। वीडियो फाइल में हम सेव कर सकते हैं वीडियो राइटर फंक्शन के जरिए। और कई तरह की इमेज वीडियो सेव कर सकते हैं, MP4 वाली, AVI वाली हम सेव कर सकते हैं। जैसे इसको सेव करने का तरीका ये है कि CV2.वीडियो राइटर हम फंक्शन कॉल करेंगे। इसमें जो पहला पैरामीटर है फाइल नेम, मतलब किस फाइल के नाम से हम सेव करना चाहते हैं वीडियो को, और एक पैरामीटर है 4cc, ये बताता है कि कोडेक वीडियो फाइल का कोड, मतलब MP4 फाइल है, AVI फाइल है और किसी तरह की फाइल है। FPS है फ्रेम पर सेकेंड, उस वीडियो में 1 सेकेंड में कितने फ्रेम दिखाना है, तो वो FPS है। फ्रेम साइज एक टुपल होता है जो विड्थ और हाइट ये बताता है, एक टुपल के रूप में है। और इस कलर एक है, इस कलर बाय डिफॉल्ट ट्रू है। इसका मतलब कि बाय डिफॉल्ट वो कलर वीडियो के फॉर्मेट में सेव करेगा। अगर हम इस कलर इक्वल टू फॉल्स कर देंगे तो ग्रे स्केल में वो सेव करेगा। तो तीन ही पैरामीटर की जरूरत होती है। फाइल का नाम, मतलब किस नाम से सेव करना है, 4cc मतलब किस तरह का फाइल, MP4 हो या AVI हो, फ्रेम पर सेकेंड उसका क्या है, और फ्रेम साइज क्या है। फ्रेम साइज पैरामीटर जरूरी है कि जिस मतलब उसमें अगर कुछ कम या ज़्यादा हो गया फ्रेम साइज, मतलब विड्थ या हाइट कम ज़्यादा कर दिया तो वो नहीं सेव कर पाएगा। मतलब जिस फ्रेम से हम ले रहे हैं उसका साइज और जिस फ्रेम के रूप में सेव कर रहे हैं, दोनों का सेम साइज होना चाहिए, विड्थ और हाइट। तो अब ये सब तो पैरामीटर बता ही दिया है। फाइल नेम, अच्छा 4cc जो है 4 बाइट का होता है। स्पेसिफाई वीडियो कोडेक यू मस्ट यूज, इसको जो है ऐसे 4cc नहीं लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है CV2.वीडियो राइटर अंडरस्कोर 4cc, एक फंक्शन कॉल किया जाता है और उसके अंदर पैरामीटर पास किया जाता है। जैसे अगर हमारी फाइल AVI फाइल है, वीडियो वाली AVI फॉर्मेट के रूप में सेव करना है, तो हम जो पैरामीटर पास करेंगे, ये जो है सेकंड पैरामीटर 4cc वाला, वो इसमें CV2.वीडियो राइटर अंडरस्कोर 4cc फंक्शन कॉल करेंगे। इसमें पास करेंगे स्टार, फिर ये एक सिंगल कोट के अंदर XVID ये लिखेंगे कैपिटल में। ऐसे ही अगर MP4 करना है तो ऐसे करेंगे CV2.वीडियो राइटर अंडरस्कोर 4cc, इसमें स्टार फिर सिंगल कोट में MP4V। कुछ इसी ढंग से हमको इसका कोडक बताना होगा कि किस फॉर्मेट में सेव करना है। FPS तो फ्रेम पर सेकंड है, जैसे 20.0, 30.0। फ्रेम साइज टुपल होता है जिसमें विड्थ और हाइट रहता है। इस कलर, तो कलर के बारे में ठीक है। तो इसको कैसे हम करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट को, फिर वीडियो राइटर का डॉट राइट फंक्शन कॉल करने से वो फाइल में लिख देगा, और लास्ट में जब फाइल राइट हो जाएगी, वीडियो सेव हो जाएगा, तो वीडियो राइटर का रिलीज फंक्शन कॉल करेंगे जिससे वो रिसोर्सेज रिलीज हो जाए, मेमोरी वगैरह फ्री हो जाए। इसको यूज ऐसे करते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, इंपोर्ट करेंगे CV2 लाइब्रेरी, फिर पहले 4cc जो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन वो यहाँ CV2.वीडियो राइटर अंडरस्कोर 4cc एक्स्टार XVID, ये करके हम एक ऑब्जेक्ट 4cc का सेव कर लेंगे। अब जो वीडियो राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे CV2.वीडियो राइटर, इसमें फाइल का नाम लिखेंगे। देखिए output.avi फाइल का नाम होगा जिसमें हम वीडियो सेव करेंगे, और 4cc ये जो पैरामीटर है कोडेक वाली, ये तो यहाँ पर हमने इनिशियलाइज ही कर दिया है इस फॉर्मेट में। ये तीसरा पैरामीटर फ्रेम पर सेकंड है, 20 फ्रेम पर सेकंड।
और ये जो है विड्थ और हाइट है 640 विड्थ और 480 हाइट होगी एक एक फ्रेम की। उसके बाद हम वीडियो राइटर से तो राइट करते हैं, और वीडियो कैप्चर जो फंक्शन होता है CV2 लाइब्रेरी का, उससे हम वीडियो रीड करते हैं। जैसे अभी से पहले वाले वीडियो में हमने बताया था, तो अभी यहाँ रीड कर रहे हैं CV2 डॉट वीडियो कैप्चर। बाई डिफ़ॉल्ट अगर 0 पास करेंगे तो मोबाइल के कैमरे से लेगा ये, और भी कैमरे हैं उसमें तो 0 1 2 3 कर देंगे। लेकिन अगर फाइल से लेना हो तो 0 के अलावा के स्थान पर यहाँ पर फाइल का नाम हम लिखेंगे, पूरा पाथ देंगे फाइल का, मतलब वो वीडियो वाली फाइल। तो उसको वो वीडियो कैप्चर करेगा, और एक ऑब्जेक्ट कैप नाम से हम इसको स्टोर करते हैं। अब ये कैप जो ऑब्जेक्ट है वो रीड करेगा। रीड तब करेगा जब रीड फंक्शन कॉल करेंगे तब। तो अब हम जब कैप ऑब्जेक्ट बना लिए, कैप ऑब्जेक्ट को पता है कि कहाँ से वीडियो लेना है, किस फाइल से। अब हम वाइल लूप लेकर, चूंकि ढेर सारी फ्रेम होती हैं, एक एक फ्रेम दिखाया जाता है वीडियो दिखाने के लिए, तो हमको लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो को ऐसे नहीं दिखा सकते, एक एक फ्रेम दिखाया जाता है और तब वो वीडियो जैसा दिखता है। इसीलिए लूप की ज़रूरत होती है। अब वाइल हमने लूप लिया, वाइल के आगे लिखा और कॉलन के पहले कैप डॉट इज ओपन। कैप जो वीडियो कैप्चर ऑब्जेक्ट है, इसका इज ओपन फंक्शन कॉल किया। वो ये चेक करेगा कि क्या वो वीडियो कैप्चर वाला ऑब्जेक्ट खुला है, मतलब वीडियो नहीं भी खुल सकता है। मान लिया कि उस वीडियो फाइल को ओपन करने की परमिशन ही हमारी ना हो, तो उस केस में कैप डॉट इज ओपन फॉल्स रिटर्न करेगा। तो शुरू में ही अगर वाइल लूप में फॉल्स हो जाएगा तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, कुछ देख ही नहीं पाएंगे। तभी मान के चलिए कि परमिशन है फाइल को देखने की, और इज ओपन जो है ट्रू रिटर्न करता है। जब ट्रू रिटर्न करेगा तो अब यहाँ पर वाइल लूप के अंदर ये इतना कोड है। अब पहला स्टेटमेंट है जो कैप ऑब्जेक्ट है वीडियो रीडर डॉट रीड, ये पहला फ्रेम रीड करेगा। और जैसा मैंने पहले बताया था, ये रीड करके टुपल लौटाएगा। पहला इंफॉर्मेशन आएगी रीड में, और जो एक्चुअल जो फ्रेम है पहली फ्रेम, वो फ्रेम के रूप में आएगी। अब हम फ्रेम को देखने से पहले चेक करेंगे कि रीड मतलब रीड जो ट्रू है या फॉल्स है। मान लिया कि ये ट्रू है, मतलब फ्रेम लौटी है उस वीडियो में से, मतलब हम एक्सट्रैक्ट कर लिए, तो रीड रीड ट्रू रहेगा। अगर ये फॉल्स रहेगा तो इफ का जो क्लॉज जो है यहाँ से जो है, ये फॉल्स रहेगा तो एल्स ब्रेक हो जाएगा, यहीं से ब्रेक कर जाएगा। क्योंकि ये जो एल्स है ये इफ, ये इस इफ का है। पहले ही अगर रीड फॉल्स हो गया, रीड फॉल्स, तो इफ वाली ये स्टेटमेंट नहीं रन करेंगे, सारे स्टेटमेंट सीधे जाएगा एल्स ब्लॉक में। एल्स ब्रेक, ब्रेक मतलब वाइल लूप से ब्रेक। इस वाइल लूप से ब्रेक का मतलब कि मतलब बाहर हम आ जाएंगे इस लूप से और वीडियो नहीं देख पाएंगे। मान लिया कि पहला फ्रेम लौटा और रीड जो है ट्रू हो गया। अब इस इफ के अंदर इतने स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है आउट डॉट राइट। आउट क्या है? आउट वही है जो वीडियो राइटर हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। वीडियो यहाँ पर देखिए, ये वीडियो राइटर ऑब्जेक्ट बनाया था, जो बताया था फाइल का नाम क्या हो, कोडक क्या हो, फ्रेम पर सेकेंड और हो, तो ये आउट ऑब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट है वीडियो राइट करने के लिए, तो इसका राइट फंक्शन हमने कॉल किया है यहाँ पर आउट डॉट राइट। इसमें फ्रेम पास कर दिया, वही फ्रेम जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है, जो फाइल को ओपन करके पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, उस फाइल में, वीडियो राइटर वाली जो फाइल है उसमें इस फ्रेम को सेव कर देगा। उसके बाद हमने कॉल किया cv2.imshow। imshow जो है इमेज को शो कर देगा। फ्रेम तो टाइटल रहेगा और ये एक्चुअल फ्रेम है, इसको ये दिखा देगा, डिस्प्ले कर देगा फ्रेम को। उसके बाद ये चेक यहाँ पर इफ हमने दिया है कि मान लीजिए यूज़र जो है क्विट करना चाहता है, नहीं देखना चाहता है, तो उसके लिए फैसिलिटी है कि ये वेट करेगा, और अगर कोई यूज़र क्यू प्रेस करता है, क्यू करेक्टर, तो ये ऑड फंक्शन में क्यू करेक्टर पास हुआ है, ये क्या करेगा, क्यू करेक्टर को आस्की कोड में बदलेगा। वो आस्की कोड, ये इक्विवेलेंट ये हो जाएगा, अगर हेक्स कोड एंड यहाँ पर लगा हुआ है तो दोनों ट्रू होना चाहिए। ये है इसी हेक्स कोड के बराबर होना चाहिए, और सीट वेट की किया हो। तो ये अगर मतलब कहने का मतलब अगर क्यू प्रेस कर दिया तो इफ वाला ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू का मतलब कि ये ब्रेक रन कर जाएगा, स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, उसके बाद नहीं देख पाएंगे। ठीक है, मान लें हमने क्यू नहीं प्रेस किया,
तो ये क्या करेगा, इतने स्टेटमेंट ये रन कर जाएगा और ये ब्रेक में नहीं जाएगा। उसके बाद क्यू नहीं प्रेस किया तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ब्रेक भी नहीं करेगा। फिर ये जाएगा यहाँ पर, फिर चेक करेगा जो वीडियो रीडर का जो कैप है, कैप्चर वाला ऑब्जेक्ट, वो क्या खुला हुआ है, अभी भी ओपन है ना। ऐसा भी हो सकता है कि पावर कनेक्शन कट गया हो या वो फाइल डिलीट हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। तो देखेगा कि वो रीडर वाली फाइल खुली है, मान लीजिए खुली हुई है। फिर आएगा यहाँ पर कैप डॉट रीड, रीड करेगा दूसरा फ्रेम, रिटर्न करेगा उसी तरह जैसे पहले हमने बताया कि ट्रू फॉल्स फ्रेम आएगी, उसको चेक करेगा। फिर आउट डॉट राइट, मतलब जो जिस फाइल में वीडियो लिखना है उस फाइल में लिख देगा उस फ्रेम को, दूसरी वाली फ्रेम को, फिर उसको दिखा भी देगा। तो ये तब तक दिखाएगा जब तक हम क्यू की प्रेस नहीं करते हैं। क्यू प्रेस कर देंगे तो लूप से बाहर आ जाएंगे, नहीं दिखाएगा। मान लीजिए हमने क्यू प्रेस नहीं किया तो सारी फ्रेम को, जब तक जितनी फ्रेम है इनमें, उस रीड जिस फाइल को रीड कर रहे हैं उसमें जितनी फ्रेम है सबको वो दिखाता जाएगा, सबको ये दिखाता जाएगा। मान लीजिए सारी फ्रेम खत्म हो गई तो कैप डॉट इज ओपन जो है ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सारी फाइलें अगर खत्म हो, अगर ये बंद हो गई तो अगर इज ओपन फॉल्स है तो हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। और तो इतने कोड में अभी तक हमने देखा कि रीड करेगा, फिर एक एक फ्रेम को दिखाएगा वो, और सेव करेगा वो फाइल में। एक चीज ये ध्यान रखिए कि ये जो इफ रिट है इसका जो एल्स यहाँ पर है, एल्स ब्रेक, और अगर वाइल लूप में के अंदर इफ और एल्स क्लॉज होता है, इसका मतलब होता है कि या तो इफ वाला या तो ये ब्रेक रन करेगा या तो एल्स रन करेगा। मतलब अगर ब्रेक नहीं रन किया, ब्रेक कभी इनकाउंटर नहीं हुआ और पूरा लूप खत्म हो गया, तो लास्ट में ये एल्स ब्रेक करेगा। और अगर ब्रेक हो गया बीच में, जैसे क्यू प्रेस कर दिया, तो ये एल्स वाला ब्लॉक नहीं रन होगा। तो ये ध्यान रखना है कि वाइल लूप में या किसी भी लूप के अंदर अगर इफ एल्स है तो इफ के अंदर जो ये ब्रेक है अगर रन करता है तो ये एल्स वाला नहीं रन करेगा, और अगर ये नहीं रन करता है ब्रेक और सारा लूप खत्म हो जाता है, कई बार चलता है, तो लास्ट में ये एल्स ब्रेक कर देगा, मतलब ये लूप से बाहर आ जाएगा। ये थोड़ा सा इसका सिंटेक्स है। और लास्ट में जब सारे फ्रेम रीड कर लिए, फाइल में सेव कर दिए, तो ये कैप जो रीडर ऑब्जेक्ट है रिलीज कर देंगे, मेमोरी रिलीज कर देगा। और आउट जो राइटर ऑब्जेक्ट है फाइल लिखने वाला, वो भी रिलीज कर देंगे, मेमोरी रिलीज कर देगा। और cv2 डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, तो जितनी भी विंडो खुली हुई थी, जैसे इमेज जो दिखा उखा रहे थे, वो विंडोज को क्लोज कर देगा। ये इसका सिंटेक्स है। इसका यूज हम करेंगे अभी। एक और चीज हम बता दें, डी क्यू का यूज कर रहे हैं। डी क्यू मतलब डबल इंडेड क्यू। पाइथन के डाटा स्ट्रक्चर में लिस्ट है, डिक्शनरी है, टुपल है और सेट हैं, चार हैं। इसके अलावा डी क्यू भी है। डी क्यू भी क्यू टाइप का है, लेकिन दोनों तरफ से इसमें डेटा जा सकता है, लेफ्ट से और राइट से भी। अब हम एक डी क्यू का एग्जांपल हम जैसे बता रहे हैं, इस टाइप से होता है। ये मान लीजिए एक क्यू है, इसके दो एंड हैं। ये डी क्यू ऑब्जेक्ट है पाइथन का, डी क्यू यू ई यू ई। डी क्यू जो है डबल एंडेड क्यू है। इसमें हम डाटा इधर से भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप पहला डाटा डाला तो पहली बार यहाँ आएगा, फिर दूसरा डाटा डालेंगे तो इसी के लेफ्ट में आ जाएगा, यहाँ आएगा। तो ऐसे ऐसे करके हम डाटा स्टोर कर, मतलब इस तरह से डाटा हम एंट्री कर सकते हैं। ये पहला डाटा, दूसरा डाटा, तीसरा डाटा, चौथा डाटा। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप का है, फीफो टाइप का। यहाँ से जो पहले डालेंगे तो जो निकलेगा पहला वाला ही निकलेगा, जो लास्ट वाला इधर से डालेंगे तो लास्ट में निकलेगा। अंतर यह है क्यू और डी क्यू में कि ये दोनों तरफ से डाल सकते हैं। हम इधर से भी डाल सकते हैं और इधर से भी डाल सकते हैं, राइट साइड से भी।
लेफ्ट साइड से भी डाल सकते हैं और राइट साइड से भी डाल सकते हैं। इधर से डालेंगे तो पहला वाला इधर आएगा, फिर दूसरा वाला डाल देंगे तो ये पहला वाला इधर जाएगा, दूसरा वाला इधर आएगा। तो मतलब ऐसे हम डाल सकते हैं। एक चीज और है DQ के बारे में, इसमें हम इसका साइज फिक्स कर देते हैं, मैक्स साइज। मैक्स साइज क्या है वो बताता है कि कितना डाटा डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 30 डाटा डालना है तो 30 डाटा आ गए। मान लीजिए हमने इसमें ये किया कि ये लेफ्ट से डाटा डालते गए और इधर से डाटा डालते गए, और डाटा मतलब मान लीजिए फ्रेम का डाटा, और 30 डाटा आ गए इसमें, इस DQ में। अब ये जो उसके बाद जो डाटा डालेंगे 31वां डाटा यहां से, तो क्या होगा कि सबसे लेफ्ट वाला जो पहले है वो हट जाएगा, उसकी जगह पर 31वां आ जाएगा। फिर 32 नंबर का जो डाटा डालेंगे 30 के बाद, तो 31वां इधर आ जाएगा और 32 वाला इधर आ जाएगा, और इधर वाला में ये खाली होता जाएगा। मतलब ये जो 30 डाटा पहले है, यहाँ पर 30 डाटा अगर पहले है और 30 ही मैक्स साइज बताया हुआ है, तो इसके बाद एक जब डाटा डालेंगे तो ये जो लास्ट वाला जो डाटा है ये बाहर निकल जाएगा। उसकी जगह पर इधर लेफ्ट साइड में 31st वाला आएगा। 32nd वाला डाटा और डाटा हमने इधर से डाला तो ये जो दूसरा डाटा है ये भी बाहर आ जाएगा। तो हर हालत में इस DQ का साइज 30 ही रहेगा। 30 से ज्यादा डालते हैं तो लास्ट वाले जो है वो निकलते जाएंगे, और जो डालेंगे वो निकल आता जाएगा। तो इस तरह से हम यूज कर रहे हैं इस DQ का। इसमें फायदा होता है कि इसकी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 है, मतलब कांस्टेंट है, ये फास्ट होता है। नॉर्मली जो ये डबली लिंक लिस्ट टाइप का होता है, इसे ये लिंक लिस्ट है, बीच में डेटा रहता है, यहाँ पर लेफ्ट वाले का एड्रेस, ये राइट वाले का एड्रेस, यहाँ डेटा आ गया। तो इसी तरह से है ये जो DQ है, इसमें हम चूंकि दोनों तरफ से डाल सकते हैं, तो अब मान लीजिए सिंगल लिस्ट ऐसे है, इसमें कहीं अगर डाटा हमको इंसर्ट करना हुआ ये, तो अगर लिस्ट में पहले से एलिमेंट बहुत ज़्यादा हैं, और मान लीजिए यहाँ हमको डाटा डालना हुआ, तो वो एक्सेस करेगा एक एक एड्रेस को यहाँ से यहाँ तक। तो जितने ज़्यादा डाटा रहेंगे उतना बार वो उतने एड्रेसेस वो क्रॉस करेगा, तब जाकर यहाँ वो ये लोकेशन खोजेगा। तो मतलब n पर डिपेंडेंट है, मतलब नंबर ऑफ डेटा के ऊपर। इसीलिए जो लिंक लिस्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n है। ओ एन का मतलब लीनियरली डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ डेटा। अगर नंबर ऑफ डेटा दोगुना हो गए तो उसमें कोई एक्सेस करने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ को खोजना हो, यहाँ वाले डेटा को, तो ये सारे एड्रेसेस पर वो एक एक करके जाएगा, लास्ट में ये मिलेगा। तो अगर नंबर ऑफ डेटा ज्यादा है तो उसको ज्यादा खोजना पड़ेगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लिस्ट की, सिंपल लिस्ट की O(n) है, मतलब n के ऊपर डिपेंडेंट है लीनियरली। n दोगुना होगा तिगुना होगा तो टाइम भी दोगुना तिगुना लगेगा। लेकिन जो DQ लिस्ट है, डबली एंडेड क्यू है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी O1 है, मतलब कांस्टेंट है, स्थिर है। चाहे जितना भी साइज होगा टाइम उतना ही लगेगा, इसका मतलब ये है। तो एक डाटा स्ट्रक्चर का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्पीड ज़्यादा है इसकी, और भी, लेकिन उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको, मतलब DQ को इंपोर्ट हमको करना पड़ेगा यूज़ करने के लिए। इसके फीचर क्या हैं, जैसे अभी हमने बताया था, ये फास्ट है क्योंकि ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मेमोरी इफिशिएंट है, अपेंड्स एंड पॉप्स फ्रॉम बोथ एंड, मतलब लेफ्ट या राइट से हम जोड़ भी सकते हैं डेटा, और पॉप मतलब निकाल भी सकते हैं, लेफ्ट या राइट दोनों से। परफॉर्मेंस इसका है, लिस्ट जो है देखिए, ये पाइथन लिस्ट जो है ON टाइम कॉम्प्लेक्स, ON मतलब डेटा पॉइंट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा टाइम लगाएगा उतना ही, ऑपरेशन एट द बिगिनिंग, पॉप करने में भी और इंसर्ट करने में भी। लेकिन अगर DQ की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो
1 है, मतलब कांस्टेंट है। देखिए ये इंप्लीमेंट होता है डबली लिंक लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स के रूप में। तो क्यू और स्टैक के बारे में काफ़ी ऑप्टिमाइज होता है। बाउंडेड लेंथ, यू कैन सेट ए मैक्स लेंथ मैक्सिमम साइज इनिशियल वंस क्यू इज फुल, अगर फुल हो गई तो एडिंग न्यू आइटम्स एट वन एंड कॉजेज सेम नंबर ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कार्डेड फ्रॉम द ऑपोजिट एंड। अगर 5 डेटा लेफ्ट साइड से जोड़ रहे हैं तो राइट साइड से वो जो 5 जो लास्ट वाले डेटा हैं राइट साइड में वो निकल जाएंगे। तो इसको यूज करने का ये तरीका है कि क्योंकि कलेक्शंस का ये पार्ट है, अब कलेक्शंस जो है लाइब्रेरी से हम निकालेंगे तो फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डी क्यू। अब हम डी क्यू के कंस्ट्रक्चर से हम इनिशियलाइज करेंगे तो डी क्यू और ब्रैकेट में मैक्स लेंथ पैरामीटर, मैक्स लेंथ इक्वल टू 30, तो 30 हम लिख दे रहे हैं क्योंकि एक वीडियो में 30 फ्रेम हम यूज कर रहे हैं, तो डी क्यू की लेंथ जो है मैक्सिमम लेंथ 30 होगी। इसको क्यू के नाम से हमने सेव कर दिया। अब डाटा हमको डालना है तो हम क्यू डॉट अपेंड अपेंड फंक्शन कॉल करेंगे उस डी क्यू का, और एक्स जो डाटा है तो ऐड एक्स टू द राइट साइड, ये राइट साइड में जुड़ेगा। अगर लेफ्ट साइड में जोड़ना है तो क्यू डॉट अपेंड लेफ्ट कॉल करेंगे, उसमें डेटा एक्स पास करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में ऐड होगा। ऐसे ही पॉप होगा, क्यू पॉप कॉल करेंगे वो आइटम निकाल लेगा, रिमूव्स रिटर्न्स एन एलिमेंट फ्रॉम द राइट साइड, राइट साइड से निकालेगा पॉप करेंगे। तो लेफ्ट से निकालना हो तो क्यू डॉट पॉप लेफ्ट कॉल करेंगे। तो इस तरह से है इसका। अब हम आते हैं एक्चुअल वीडियो एनोटेशन कोड के ऊपर। हमने जैसे ऊपर बताया था पहले वाले वीडियो में, जो हम मशीन लर्निंग जो लर्न कराए हैं मॉडल को, उसमें सारे फ्रेम्स की हाइट और विड्थ हम 64 बिट रखे हैं, और सीक्वेंस का लंबाई जो है 30 रखे हैं, मतलब एक वीडियो से 30 फ्रेम्स हम निकाले हैं। तो इनका ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम प्रेडिक्ट करेंगे, वीडियो कोई इनपुट करेंगे और वीडियो जब इनपुट करेंगे और मॉडल में डालेंगे प्रेडिक्शन के लिए, तो फ्रेम की साइज भी वही होनी चाहिए, सीक्वेंस लेंथ भी वही होना चाहिए। जितने पैरामीटर पर हम उसको ट्रेन करवाए हैं मॉडल बनाने के लिए, उसी तरह के वीडियो के पैरामीटर मतलब फ्रेम साइज, हाइट, विड्थ और सीक्वेंस वही होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी वो सही ढंग से प्रेडिक्ट कर पाएगा। मतलब जिस ढंग से वो लर्न किया है जिस डेटा के ऊपर, उसी फॉर्मेट का डेटा उसको देना पड़ेगा। अब एक फंक्शन है डिफ वीडियो एनोटेशन, इसमें पास हो रहे हैं 3 पैरामीटर। इनपुट पाथ मतलब जो फाइल हम दे रहे हैं जिसको अनोटेट करने के लिए वीडियो फाइल, दूसरा उसका पाथ हो जाएगा लोकेशन, और आउटपुट पाथ है ये जिस फाइल में राइट करना है जिस नाम से, उस फाइल की लोकेशन है, और सेक लेंथ 30 है, मतलब एक वीडियो में 30 फ्रेम हम कर रहे हैं। अब हम कॉल कर लिए cv2 डॉट वीडियो कैप्चर फंक्शन, ये रीड करने के लिए, और इनपुट पाथ मतलब इनपुट फाइल का नाम जो होगा वीडियो फाइल, तो ये रीड करेगा। वीडियो विद रीडर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर लिया, इससे हम रीड कर सकते हैं जो फाइल डाले हैं। अब इसमें हम जो फाइल रीड कर रहे हैं उसका फ्रेम का विड्थ और फ्रेम का हाइट जानने के लिए हम इन करेंगे इस विड रीडर जो ऑब्जेक्ट अभी रिटर्न हुआ है उसका गेट फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें एक कांस्टेंट पास करेंगे। ये कांस्टेंट cv2 का पार्ट है cv2 लाइब्रेरी के अंदर। तो cv2 डॉट कैप प्रॉप फ्रेम विड्थ, ये पैराम कांस्टेंट पास करेंगे तो वो जो है लौटा देगा फ्रेम विड्थ जो भी होगी, और यहाँ पर उसको इंट में टाइप कास्ट कर लिए तो ये ओरिजिनल विड्थ आ जाएगी। ओरिजिनल वीडियो जो जिसको रीड किया है उसका विड्थ आ गया। फिर विड रीडर डॉट गेट cv2 डॉट कैप प्रॉप फ्रेम हाइट, फ्रेम हाइट से उस वीडियो के फ्रेम्स का हाइट वो रीड करेगा, इंट में कन्वर्ट करके ओरिजिनल हाइट इंटीजर के रूप में सेव कर देगा। तो ये ओरिजिनल विड्थ और ओरिजिनल हाइट हैं जो जिस वीडियो को हम डाल रहे हैं रीड करने के लिए। फिर अब हम यहाँ cv2 डॉट वीडियो राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि राइट करना है तो वीडियो राइटर
फंक्शन कॉल करने पड़ेगा CV2 मॉड्यूल का। अब इसमें पास कर रहे हैं कि किस फाइल में लिखना है उसका पाथ, आउटपुट पाथ जो यहाँ पर फंक्शन में पास किए हैं, किस नाम से किस लोकेशन पर ये फाइल का नाम है, जो फाइल राइट होनी है एनोटेशन होने के बाद। अब इसमें हम जैसे कि पहले बताया था cv.video_writer_4cc फिर MP4 कामा दे देकर के V कैपिटल में है, तो ये बताएगा कि MP4 में करना है हमको। तो पाथ बता दिया और फॉर्मेट बता दिया MP4। और इसमें ये जानने के लिए कि जो रीड कर रहे हैं, जिसमें वीड रीडर को हमने सेव किया है, जो फाइल डाले हैं इनपुट में, उसमें फ्रेम पर सेकंड कितने हैं, तो वो जानने के लिए वीड रीडर का गेट कॉल किए और इसमें पास कर दिया CV2 का ये कांस्टेंट cv2.capprop_fps। fps बताएगा फ्रेम पर सेकंड, मतलब जिस वीडियो को रीड कर रहे हैं उसमें फ्रेम पर सेकंड कितना है यहाँ लौटाएगा, क्योंकि वीडियो राइटर क्रिएट करते समय फ्रेम पर सेकंड भी बताना है और लास्ट में ओरिजिनल विड्थ और ओरिजिनल हाइट भी बताना है। तो हमने दे दिया वीडियो राइटर में सारे पैरामीटर, 4 पैरामीटर, पाथ और इसका MP4 और फ्रेम पर सेकंड दे दिया और विड्थ हाइट दे दिया। तो वीडियो राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया वीड राइटर के नाम से। अब वीड राइटर का राइट फंक्शन कॉल करेंगे तब वो वीडियो फाइल में लिखेगा, एक एक फ्रेम को लिखेगा। यहाँ पर हम इस कोड में DQ का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। मैक्स लेन बता दिया, सेक्वेंस 30 है, तो ये Q नाम से DQ का ऑब्जेक्ट सेव हो गया। यहाँ देखिए जैसे इमेज डाटा जनरेटर का जैसे पहले बताया था, ये वीडियो को एनोटेट करने के वाले, मतलब एक एक फ्रेम को थोड़ा सा वो चेंज करेगा, थोड़ा सा, क्योंकि एग्जैक्ट वही डाटा दे देने पर वो सही नहीं आता है और लर्निंग में जो है प्रॉब्लम होती है, मतलब वो ओवरफिट कर देगा। अगर प्रॉब्लम इसलिए ओवरफिट का मतलब यही है कि लर्निंग के टाइम में हम एग्जैक्ट वही फ्रेम दिए, वही लोकेशन, वही साइज, वही कलर, और तो वो क्या करेगा कि वो ओवर लर्न कर लेगा या ओवरफिट कर लेगा। अब अगर हम टेस्टिंग के लिए या प्रेडिक्शन के लिए दूसरा वीडियो डाले, तो उस वीडियो में अगर फ्रेम थोड़ा सा टिल्टेड है या थोड़ा कलर में चेंज है, थोड़ा साइज में चेंज है, तो वो उसको गलत प्रेडिक्ट कर देगा। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखने के लिए कि लर्निंग के टाइम में वो एकदम से रटने जैसा ना करे, यही साइज का, यही कलर का, इतना ही एंगल पर टिल्ट हुआ है, तो उतना करे, बल्कि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखे लर्निंग में। मतलब अगर वीडियो साइज कम या ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा एंगल पर फ्रेम टिल्ट हो गई या कलर में थोड़ा चेंज हो गया, तब भी वो उसी के रूप में ले। इससे फ़ायदा हुआ कि जब हम प्रेडिक्शन के लिए अपना वीडियो डालेंगे जिसमें फ्रेम्स मतलब थोड़ा इधर उधर रहेंगी, टिल्टेड रहेंगी, कलर का चेंज रहेगा, तो भी वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। ये ऐसे ही है जैसे कोई लड़का एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसने एकदम से रट लिया है, वर्ड बाय वर्ड रट लिया है और उसी तरह से अपने दिमाग में बैठा लिया, लेकिन जब वो एग्जाम देने जाएगा तो एग्जैक्टली वही सवाल अगर ना आए, मैथमेटिक्स वाले वही सवाल एग्जैक्टली अगर नहीं आए, तो वो फेल कर जाएगा, वो एक का भी जवाब नहीं दे पाएगा। अगर थोड़ा भी इस सवाल में फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, थोड़ा इधर उधर का पूछ दिया, तो नहीं बता पाएगा। तो इसलिए कि वो ओवरफिट हो कर दिया है, एकदम से वर्ड बाय वर्ड रट लिया। लेकिन ऐसा कोई लड़का जो लर्न किया हो लेकिन थोड़ा मतलब रटा ना हो, एग्जैक्ट जो लिखा है उसके अगल बगल थोड़ा कम ज़्यादा भी पढ़ा हो, इधर उधर का भी पढ़ा हो, मतलब ब्रॉड वे में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पढ़ा हो, कई चीज़ें पढ़ा हो, तो वो एग्जाम में जाएगा तो वो थोड़ा जो क्वेश्चन अगर इधर उधर भी आ जाएगा थोड़ा शिफ्ट करके, तो वो अच्छे से जवाब दे देगा। तो यही हाल मॉडल लर्निंग का है। तो इमेज के एक एक फ्रेम को हम थोड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, जिसे यहाँ पर इमेज डाटा जनरेटर में हमने रोटेशन रेंज इसका 20 कर दिया, मतलब थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हैं। जूम रेंज है 0.2 रेशियो के हिसाब से जूम भी कर देगा, हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर देगा, ब्राइटनेस का भी रेंज लर लेगा, मतलब जो एग्जैक्ट ब्राइटनेस है उससे 0.8 टाइम्स या 1 पॉइंट मतलब कम या ज़्यादा ब्राइटनेस इमेज डालेगा।
शेयर रेंज भी कर देगा, थोड़ा सा मोड़ देगा। तो ऐसे ऐसे करके फील्ड इफेक्ट, तो इतना करके इमेज डाटा जनरेटर बना गया। ये एक्चुअली ऑगमेंट कर देगा इमेज को, थोड़ा सा चेंज करके बनाएगा। जब हम लर्निंग में भी वही काम हम किए थे, और जब प्रेडिक्शन में भी वही करना पड़ेगा, क्योंकि उसी ढंग से लर्न किया है, तो उसी ढंग से इमेज को भी उसी ढंग से एक एक फ्रेम को करके डालना पड़ेगा। तो ये डाटा जेन ऑब्जेक्ट ये तैयार हो गया, जो एक एक फ्रेम को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाएगा। अभी हम प्रेडिक्शन पर अभी हमने ब्लैंक स्ट्रिंग रखा है। और वीड रीडर जो फाइल हमने दी थी, वीडियो रीडर दैट इज ओपन, चेक कर लिए कि ओपन। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइल खुली हुई है। प्रॉब्लम तब होती जब फाइल या तो क्लोज रहती, या मान लीजिए फाइल की परमिशन नहीं है, या फाइल थी ही नहीं। मान लीजिए इज ओपन ट्रू रिटर्न किया रीडर का, तो ये वाइल लूप है। ये वाइल लूप जो है ये यहाँ से, और ये जो यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। इसमें देखिए क्या होगा, मान लिए जो फाइल दिए थे वो रीड कर लिया, इज ओपन ये ट्रू लौटा दिया। अब वीड रीडर का रीड फंक्शन कॉल करेंगे तो पहला फ्रेम लौटाएगा ओके और फ्रेम के रूप में। मान लीजिए ओके ट्रू है, मतलब फ्रेम लौट गई है, तो ब्रेक नहीं होगा, मतलब नॉट ट्रू फॉल्स हो जाएगा, तो ये ब्रेक नहीं आएगा। फिर हम यहाँ आ जाएंगे। इसमें क्या कर रहे हैं, cv2 डॉट रिसाइज फंक्शन कॉल कर रहे हैं, वही फ्रेम पास कर रहे हैं जो रीड हुई है अभी यहाँ से। ये फ्रेम को वो रिसाइज कर देगा, कितने रिसाइज में, img हाइट और img विड्थ में। मतलब जो जिस हाइट और विड्थ से हमने लर्न कराया है अपने मॉडल को, वही देना पड़ेगा। ये 64 पिक्सल और 64 पिक्सल है। तो उस फ्रेम को इसने रिसाइज कर दिया। अब हमको जरूरत है ऑगमेंट करने की, इसमें फ्रेम में थोड़ा चेंज करने की, फ्लेक्सिबिलिटी लाने। तो डाटा चेंज जो इमेज डाटा जनरेटर किए थे, उसका रैंडम ट्रांसफॉर्म फंक्शन कॉल किया, और उसमें वही रिसाइज की हुई फ्रेम को डाल दिया। तो इसने जो लौटाया ऑगमेंटेड फ्रेम, ऑग फ्रेम के नाम से। फिर चूंकि हमारे जो कलर इंफॉर्मेशन 0 से 255 के बीच में रहते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू के, लेकिन हमको जो मशीन लर्निंग में इसको नॉर्मलाइज करना होता है, 0 और 1 के बीच में सारे को रखने होते हैं। तो एक एक वैल्यू को हम 255 से डिवाइड कर देंगे। मतलब आर्गुमेंट फ्रेम जो फ्रेम है, और फ्रेम में जो डेटा स्टोर है रेड ग्रीन ब्लू, एक एक पिक्सल के 3 इंफॉर्मेशन होते हैं, रेड ग्रीन में दोनों जो है इंटीजर में होते हैं। तो आर्गुमेंट फ्रेम जो ये अरे है मल्टी डायमेंशनल, इसमें 255 से डिवाइड करने का मतलब एक एक वैल्यू को वो 255 से डिवाइड कर देगा। मान लीजिए अगर प्योर रेड कलर है तो 255 बाई 255 वो 1 कर देगा, और अगर कम रेड है तो 0.3 0.4 ऐसे कर देगा। तो 0 और 1 के बीच में रखेगा सारे वैल्यूज को। तो ये नॉर्मलाइज फ्रेम हमारी बन गई। अब इस नॉर्मलाइज फ्रेम को हम डाल सकते हैं प्रेडिक्शन के लिए। अब क्यू डॉट अपेंड, जो हम डबल एंडेड क्यू बनाए थे डी क्यू, उसमें अपेंड कर दे, इसी नॉर्मलाइज फ्रेम को हम डाल देंगे। अब ये चेक कर रहा है इफ लेंथ क्यू इक्वल टू सेकुलेंथ, सेकुलेंथ 30 है। तो अभी तो हमने ये क्यू में सिर्फ एक नॉर्मलाइज फ्रेम को डाला है, तो इसका लेंथ फंक्शन कॉल किया अगर क्यू पर, तो ये तो 1 रिटर्न करेगा। तो ये 1 इक्वल टू सेकुलेंथ तो 30 है, ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो इफ का ये पूरा ब्लॉक जो है यहाँ से यहाँ तक ये स्केप कर जाएगा, क्योंकि अभी पहले ही रीड हुआ है। तो अब ये क्या करेगा, cv2 डॉट पुट टेक्स्ट, ये भी वाइल लूप के अंदर है। तो इसी फ्रेम में जो हम रीड किए हैं प्रेडिक्शन में अभी तो कुछ नहीं है, ब्लैंक स्ट्रिंग से इनिशियलाइज किया था हमने यहाँ पर। ये प्रेडिक्शन में ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो अभी कुछ लिखेगा ही नहीं पहली वाली फ्रेम में। और ये लोकेशन है कहाँ लिखना है, और ये कुछ इसका पैरामीटर है cv2 का। और ये देखिए किस कलर से लिखना है, ये इंफॉर्मेशन है टुपल के रूप में। RGB फॉर्मेट में रेड 0 और ग्रीन 255 ब्लू 0, मतलब कि ये प्योरली ग्रीन है, ये ग्रीन कलर में लिखना है। लेकिन कुछ ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो अभी कुछ है लेके। और ये रीड राइटर डॉट राइट कॉल किया। रीड राइटर हमने किया था उस फाइल में लिखने के लिए,
तो इसका राइट फंक्शन कॉल किए और इस फ्रेम को इसने लिख दिया, तो ये फ्रेम को उस बिट राइटर में लिख देगा ये। ठीक है। अब लिखने के बाद ये वाइल लूप का लास्ट स्टेटमेंट है, तो फिर यहाँ आएगा, फिर चेक करेगा फाइल ओपन है, मान लीजिए ट्रू है तो फिर रीड करेगा नेक्स्ट फ्रेम, फिर ये नेक्स्ट फ्रेम ये में सेव करेगा, फिर इतना काम होगा, मान लीजिए फ्रेम मिल गई है तो इतना काम करेगा, रिसाइज करेगा, ऑगमेंट करेगा और 0 1 के बीच में रखेगा इसकी सारी वैल्यूज, और क्यू में अपेंड कर देगा, ये जो नॉर्मलाइज फ्रेम है। तो अभी दूसरी फ्रेम है तब भी ये फॉल्स ही रहेगा, तो लेकिन इसको जो है फिर पुट टेक्स्ट रख देगा। मान लिया ऐसे करते 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 ये 29th फ्रेम, मान लिए ये जो लास्ट फ्रेम है ये 30वीं बार रीड किया तो 30th फ्रेम मिल गई। अब ये क्या करेगा, रिसाइज कर देगा फ्रेम को और ऑगमेंट कर देगा और क्यू में नॉर्मलाइज फ्रेम को जोड़ देगा 30वां फ्रेम को। अब ये चेक करेगा लेन क्यू ये 30 है और सेकंड लेन भी 30 है तो ट्रू हो जाएगा। तो अब ये दो काम करेगा, इफ के अंदर ये दो काम है। क्या काम है, ये केवल 30वें फ्रेम पर होगा। np.argmax numpy का argmax फंक्शन क्या करता है कि इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जितने पैरामीटर हैं उनकी वैल्यू चेक करता है, यहाँ से यहाँ तक जो भी पैरामीटर आएंगे उनकी वैल्यू चेक करेगा, उनमें से जो भी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी वो वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करेगा और वो प्रेडिक्टेड लेवल को वही असाइन हो जाएगी। अब वो वैल्यू कहाँ आएगी आर्गमैक्स में, मॉडल डॉट, जो मॉडल हमने सेव किया हुआ है अभी ऊपर हमने सेव किया था, दो मॉडल हमने किए थे क्योंकि हम इंसेम्बल लर्निंग का यूज कर रहे हैं, दोनों मॉडल का अलग अलग प्रेडिक्शन होगा। और ये जो मॉडल जो प्रेडिक्ट करेगा सबका मतलब, ये जैसे मॉडल का प्रेडिक्ट फंक्शन कॉल किए और इसमें हम पास कर देंगे वही जो क्यू पास कर देंगे, उस क्यू में क्या है कि 30 फ्रेम आई हुई हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्यू डॉट अपेंड में पहली फाइल जुड़ेगी, पहला फ्रेम जुड़ेगा, दूसरा फ्रेम करते करते 30वां फ्रेम जुड़ गया है। तो यहाँ तक आते आते क्यू में 30 फ्रेम जुड़ गई हैं और 30 ही फ्रेम के ऊपर हमने मॉडल को टेस्ट किया था, मतलब मॉडल को बनाया था। तो हमको 30 फ्रेम से वो जो वीडियो है उसका डेटा पास करना है प्रेडिक्ट मेथड में यहाँ पर। तो क्यू में हमारे 30 फ्रेम आ गए और numpy डॉट ये एक्सपैंड डेम्स जो मल्टी डायमेंशनल एरे है उनकी सारी वैल्यूज को एक लाइन में वो कर देगा, एक्सपैंड कर देगा। और किसको एक्सपेंड करेगा, क्यू में सारे फ्रेम का डेटा, मतलब 30 फ्रेम का डेटा। एक्सिस बराबर 0 मतलब कॉलम वाइज करना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये प्रेडिक्शन आ जाएगा। प्रेडिक्शन में एक अरे के रूप में आएगी और उसमें डिफरेंट वैल्यू लेंगे। जो पहली वैल्यू रहेगी 0 इंडेक्स पर वो एक्चुअल प्रेडिक्शन प्रेडिक्टर वैल्यू रहती है, इसीलिए इसके बाद हमने 0 इंडेक्स दिया है क्योंकि 0 इंडेक्स पर ही वो एक्चुअल वैल्यू मिलेंगी जो प्रेडिक्ट हुई हैं। उसके बाद ये पूरा चीज़ें ये पूरी चीज़ें में दो मॉडल से किया है तो दो प्रेडिक्शन होगा। दो प्रेडिक्शन होने से इसका जो है इनमें जो मैक्सिमम होगा वैल्यू वो आ जाएगी यहाँ पर आर्गमैक्स, वो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर प्रेडिक्टेड लेवल में जो मैक्सिमम जो प्रेडिक्शन होगा, क्योंकि क्लास हमारे ज़्यादा थे, 0 पर हमारा फाइटिंग था, 1 पर वंडलिंग था और हमने और भी क्लास हो सकते हैं हमने यूज़ नहीं किया है, जैसे स्टीलिंग है या बर्गलरी है। तो हमारे जो लेवल हो जाते हैं ना 0 1 2 3 4 5 6 कई तरह के कई इंडेक्सिंग हो जाती है। हम दो ही किए हैं तो प्रेडिक्ट लेवल या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ये प्रेडिक्टेड लेवल मान लीजिए 0 है 1 है, तो अब यहाँ पर हम
मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया है लेवल। तो अब क्लासेस में हमने एक अरे है जिसमें 0 इंडेक्स पर फाइटिंग है, स्ट्रिंग है, और 1 इंडेक्स पर वंडलिज्म है। तो प्रेडिक्टेड लेवल अगर 0 कर किया है प्रेडिक्ट, तो क्लासेस 0 जो है फाइटिंग लौटाएगा। प्रेडिक्टेड लेवल अगर 1 है तो क्लासेस 1 जो है प्रेडिक्शन स्ट्रिंग में वो वंडलिज्म डाल देगा। उसके बाद ये जब कॉल होगा cb.putText, फ्रेम में लिखना है प्रेडिक्शन, तो प्रेडिक्शन में या तो फाइटिंग लिखेगा या तो वंडलिज्म लिखेगा। और भी क्लास है, मान लीजिए बर्गलरी हमने यूज किया था, बर्गलरी के जो भी जिस भी क्लास का वो वीडियो है वो क्लास लिखेगा, उस क्लास का नाम लिखेगा उस फ्रेम में, 30वें फ्रेम में। फिर इस लोकेशन पर लिखेगा और इस कलर पर, मतलब ग्रीन से लिखेगा, ये RGB है, ग्रीन से लिखेगा। फिर widwriter.write, ये जो है राइट कर देगा जिस फाइल में लिखने के लिए हमने बताया है एनोटेटेड फ्रेम को, उसमें ये लिख देगा। तो 30वें फ्रेम में ये लिखेगा। इसी तरह से फिर जब जाएगा, मान लीजिए और भी फ्रेम है, widReader.isOpen ट्रू है, फिर जाएगा फिर रीड करेगा, 31वां रीड करेगा फ्रेम, 31वां फ्रेम ये रीड करेगा। लेकिन मान लीजिए उसको ये रिसाइज किया और आर्गुमेंट सब नॉर्मलाइज वगैरह कर दिया, और लेकिन जब क्यू डॉट अपेंड करेंगे, इसमें नॉर्मलाइज 31st फ्रेम को अपेंड करेंगे, तो उसमें से क्या होगा कि सबसे राइट वाला निकल जाएगा, 30 फ्रेम निकल जाएगी, और पहले लोकेशन पर जो अभी जो डाला है वो फ्रेम आ जाएगी, और साइज वही रहेगा जिसे हमने लिखा है प्रेडिक्ट ओनली व्हेन सेक्वेंट नंबर ऑफ फ्रेम, 30 हो जाएगा तभी क्यों करेगा, स्टोर करेगा। तो अगर 30 भर गया, नई फ्रेम आनी है तो नई फ्रेम आएगी, लेफ्ट साइड से आएगी और सबसे राइट वाली फ्रेम निकल जाएगी। तो हर समय इसमें जो है 30 ही रहेगा, तो ये तो सेक्वेंट के बराबर रहेगा, हो गया। तो 30 ही है इसमें क्यू में। तो फिर यहाँ पर मॉडल का प्रेडिक्ट करवाएंगे कौन सा है प्रेडिक्टेड लेवल, फिर उसी तरह से प्रेडिक्शन की जगह पर वो क्लास आ जाएगा। मान लीजिए वंडलिज्म है तो यहाँ पर PutText वंडलिज्म रहेगा। ये हर बार जब नेक्स्ट फ्रेम हम रीड करते जाएंगे तो वो क्यू में अपेंड होती जाएगी, लास्ट फ्रेम निकलती जाएगी, हमेशा साइज 30 ही रहेगा। और हर बार मॉडल में जो है ना 30 फ्रेम के ऊपर ये प्रेडिक्ट करेगा और प्रेडिक्टेड लेवल डालेगा उस फ्रेम में। तो 30 फ्रेम के बाद जितनी फ्रेम भी हैं वो सब में वो जो प्रेडिक्शन है वो आता जाएगा और नई फाइल में लिखता जाएगा। मान लीजिए सारी फ्रेम खत्म हो गई उस वीडियो की, तो और फाइल खुली हुई है, लेकिन उसमें क्या होगा कि ये जो widReader.read जो है फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि सारी फ्रेम तो इसने रीड कर लिया, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ओके फॉल्स हो जाएगा और नॉट ओके ट्रू ट्रू हो जाएगा। अगर ओके फॉल्स है तो नॉट ओके ट्रू, फिर ब्रेक लग जाएगा। ब्रेक मतलब कि वाइल लूप से हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आ जाने का मतलब कि ये हम यहाँ आ जाएंगे। widReader जो क्रिएट किए थे वो रिलीज कर देगा मेमोरी, और widWriter जो लिखे थे राइट करने के लिए वो रिलीज कर देगा। तो अभी तक क्या काम हुआ, हमने वीडियो डाला, अब ये कहाँ का किया हमने, ये देख लीजिए यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कब किया, इनपुट पाथ हमने बताया कहाँ पर हमारा फाइल वीडियो वाली रखी हुई है, वंडलिज्म से हमने लिया था। वंडलिज्म ये .mp4 फाइल हमारी इस लोकेशन पर स्टोर थी, इनपुट पाथ बता दिया। आउटपुट पाथ मतलब एनोटेशन करने के बाद, क्लास लिखने के बाद जो फाइल बनेगी वो हमने यहाँ पर रख दिया। इस ये फाइल नई फाइल होगी जिसमें अनोटेटेड नाम चेंज कर दिया थोड़ा सा, 2 स्ट्रिंग किया। फिर नेक्स्ट सेल में हमने इसको देखिए वीडियो अनोटेशन फंक्शन कॉल किया, ऊपर वाला जो भी डिस्क्राइब किया फंक्शन वही कॉल किया। इसमें इनपुट पाथ रीड वाली फाइल और आउटपुट पाथ जो राइट जिस नया फाइल बनाना है अनोटेशन के बाद, और सेक लेंथ वही 30 रहेगा। 3 पैरामीटर पास किया, तो यही जो है ये यहाँ आया, वीडियो अनोटेशन कॉल हुआ, 3 पैरामीटर पास किए, रीड किया, फिर 30 फ्रेम के बाद वो लिखना शुरू किया, मॉडल से
प्रेडिक्ट करवा करके और अनोटेटेड जो फाइल का नाम है सेव कर लेगा। ये वाला वीड राइटर डॉट राइट फंक्शन हर एक फ्रेम दर फ्रेम वो सेव करेगा। तो लास्ट में जब ये कॉल कर लेंगे तो प्रिंट जो है, अब हम मैसेज के लिए प्रिंट करवाए हैं वीडियो फाइल। अब ये आउटपुट पाथ को जो हम इन्वर्टेड कर्ली ब्रेसेस में रखे हैं, क्योंकि हमने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एफ यूज़ किया है। एफ यूज़ करने से हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई वेरिएबल डबल मतलब कर्ली ब्रेस के अंदर रख सकते हैं। आउटपुट पाथ एक वेरिएबल है ये, ठीक है। तो इसमें आया था हमारा कि सेव हो गई है और फाइल जो है दिख रही है, जो एनोटेटेड फाइल है वो दिख रही है। अभी हम अगर दिखाना चाहें तो ये देखिए, ये फाइल है और डिलीवरी इसमें एनोटेटेड है। इसको अगर हम रन कराएं यहाँ पर वीएलसी मीडिया प्लेयर से, थोड़ी झटके से ये दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो है वंडलिज्म लिख के आएगा ग्रीन कलर का, देखिए ऊपर आएगा वंडलिज्म। इतनी जल्दी पहले ध्यान दीजिएगा, शुरू के 29 सेकेंड तक वो जब प्ले करेगा तब तक वो नहीं दिखा रहा है। 30 फ्रेम जो ही रीड कर रहा है तो वंडलिज्म राइट कर रहा है। तो इसमें ज़्यादा फ्रेम नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फ्रेम रहती तो वो वंडलिज्म और देर तक दिखाता। बहुत छोटा वीडियो है। तो अभी फिर से रन कराते हैं, देखिए वंडलिज्म थोड़ी देर बाद लिख के आएगा। देखिए आया ये वंडलिज्म। तो इस तरह से है ये। तो ठीक है, इसके बारे में अभी हमने बता दिया कि मॉडल का को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कोई वीडियो डाल करके और मॉडल से प्रेडिक्ट करवाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जिस फॉर्मेट में फ्रेम को हमको आगमेंट करना पड़ता है, रिसाइज करना पड़ता है, नॉर्मलाइज करना पड़ता है, और जिस ढंग से उसको लर्न कराए हैं उसी फॉर्मेट में फ्रेम को डालना पड़ता है। और मॉडल डॉट प्रेडिक्ट फंक्शन यूज़ किया जाता है, और इसको जो है एक्सपेंड डिम्स मतलब इसको एक लाइन में सारे वैल्यूज को रखा जाता है। और प्रेडिक्शन के बाद एक अरे वो करता है, और अरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इंडेक्सिंग 0 कर देते हैं। 0 इंडेक्स मतलब एक्चुअल वैल्यू होती है। तो वो जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आएगी, और ये क्लास हमने प्रिंट कर दिया। इस तरह से हमने देखा कि हमने मॉडल जो बनाया था उससे हमने प्रेडिक्ट भी करवा लिया, और वीडियो के ऊपर एक टेक्स्ट भी डाल दिया कि वो किस क्लास का है। अगला टॉपिक है मोशनलेस बैग डिटेक्शन। इसमें जो है योलो 5 यूज हुआ है, और ऑब्जेक्ट का डिटेक्शन। योलो के मॉडल में हजारों ऑब्जेक्ट वो डिटेक्ट करके और अपने मॉडल को लर्न करा के रखा है। तो वो बैग को डिटेक्ट, जैसे मान लीजिए कहीं बैग किसी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर रखा हुआ है और वो मूव नहीं कर रहा है बैग, इसका मतलब ये सस्पिशन का पॉइंट है और डेंजर हो सकता है। तो इसको वो डिटेक्ट करेगा कि कोई बैग है लेकिन वो मोशन में नहीं है, मोशनलेस बैग को डिटेक्ट करेगा। इसमें योलो में बैग डिटेक्शन के अलावा एक चीज़ और की ज़रूरत है कि समय के साथ वो बैग की लोकेशन चेंज हो रही है कि नहीं, मतलब कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई। इमेज के फ्रेम में जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है बैग की, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको भी इसमें डालना है। क्योंकि हमको जो मूविंग बैग ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको नहीं डिटेक्ट करना है। क्योंकि योलो जो है बैग को तो डिटेक्ट ही कर लेगा, वो साइकिल को भी डिटेक्ट करेगा, कार को भी डिटेक्ट करेगा, आदमी को भी डिटेक्ट करेगा, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है कि नहीं वो भी डिटेक्ट करवाना है। तो इसके लिए एक एक फ्रेम में जो उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन है, अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाली लोकेशन अगर चेंज हो रही है, अगर चेंज हो रही है तब तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है, लोकेशन चेंज नहीं हो रही है, तो इसको वो डिटेक्ट करेगा एल्गोरिथम, और फिर उसको जो है एक रेक्टेंगल उस ऑब्जेक्ट के दोनों चारों तरफ वो मार्क कर देगा, ये बताने के लिए कि ये ऑब्जेक्ट खतरनाक है। तो इसमें योलो के साथ हम टाइम वाला भी फैक्टर यूज कर रहे हैं। तो इसको देखिए, ये इसके जो ये इंपोर्ट लाइब्रेरी कराए हैं, कुछ ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कराए हैं, और यहाँ पर इसके कुछ पैरामीटर्स है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी जो है इसमें भी देख लीजिए वही काम हो रहा है। जैसे क्लास लेवल 3 क्लास रखा है, वीडियो कैप्चर का यूज़ कर रहे हैं, रीड करने के लिए वीडियो फाइल का पाथ दे रहे हैं,
और ये देखिए यहाँ पर हमने फ्रेम विड्थ और फ्रेम हाइट वीडियो ले रहे हैं और उस वीडियो का प्रॉप FPS यूज़ करके गेट फंक्शन यूज़ करके फ्रेम पर सेकंड ले रहे हैं। फिर कहाँ फाइल में लिखना है वो रेक्टेंगल बना करके उस फाइल का नाम बता दिया। फिर वहाँ से वीडियो राइटर यूज़ किया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। फिर फॉर्मेट बताया उस यहाँ पर फॉर्मेट बताने के बाद वीडियो राइटर ऑब्जेक्ट बनाया, किस फाइल में लिखना है, फॉर्मेट विड्थ हाइट बता दिया। उसके बाद ये सब पैरामीटर है, ये हम बाद वाली चीज़ें बाद में बताएंगे। इसमें आप ये ध्यान देंगे कि ये एक्स और वाई लोकेशन का यूज हुआ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। ये लोकेशन बता रहा है, समय के साथ चेंज है कि नहीं हो रहा है वो ऑब्जेक्ट। ये सब सारे कोड वही हैं, तो हैवी यूज है लोकेशन चेंज करने का। इसको हम रन कराए थे तो हमको इसमें इसके लिए अल्ट्रालिटिक्स की ज़रूरत पड़ी और भी कुछ लाइब्रेरीज की, लेकिन इसने जो डिटेक्ट कर लिया मोशनलेस ऑब्जेक्ट, इसके लिए हमने अभी रन कराए थे तो हमको जो वीडियो जो सेव किया उसने वो ये वीडियो मिला। इसमें इसमें एक हमको एयरपोर्ट पर वीडियो मिला, एयरपोर्ट का वीडियो जिसमें एक बैग रखा हुआ था। देखिए ये है एक बैग है, देखिए बाकी सारे ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, आदमी और ट्रॉली, लेकिन एक बैग रखा हुआ है वो मूव नहीं कर रहा है। तो इसको हमने डिटेक्ट करवाया था और डिटेक्ट कराने पर आप देखिएगा कि इस नाम से मोशनलेस बैग फाइनल वीडियो डॉट MP4 इस नाम से हमने सेव कराया था। इसमें देखिएगा कि मोशनलेस बैग के चारों तरफ एक रेक्टेंगल बनाकर डिटेक्ट किया है कि ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है। अभी देखिए रन करा रहे हैं इसको, देखिए ये बैग है, मोशनलेस है, तो इसको इसने डिटेक्ट कर लिया और लाल कलर का इसमें रेक्टेंगल बना दिया, ये बताने के लिए ये जो है। तो योलो वाला भी कोड रन कर गया है, लेकिन इसको अगले वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करवा देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा ये प्रोजेक्ट का काफ़ी कुछ पार्ट हो गया है, अभी हम इसको क्लोज करते हैं और थैंक यू।